हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 25 मार्च 2022 में जो DSSB PRT का पेपर हुआ है 25 मार्च की पहली शिफ्ट का। ठीक है, इससे पहले हम 25 मार्च की सेकंड शिफ्ट का मैथ्स और साथ ही पार्ट भी कर चुके हैं और इस वीडियो में हम करने वाले हैं आज 25 मार्च की शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करने वाले हैं। ठीक है, और मैंने वैकेंसी से रिलेटेड एक वीडियो डाली है, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर्स टू द फॉरेनर्स हु कम टू अ कंट्री स्पेसिफिकली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एट हॉस्पिटल्स दैट ऑफर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ एट अ लोअर कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, कुछ उन लोगों का नाम बताना है आपको जो क्या करते हैं, फॉरेनर्स हु कम टू अ कंट्री, जो एक कंट्री में जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ताकि उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल सके, कम से कम कॉस्ट में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल सके। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो जो युवराज सिंह था उनको कैंसर हुआ था, संजय दत्त था उनको कैंसर हुआ था, ऋषि कपूर को कैंसर हुआ था, तो वो कहाँ, न्यूयॉर्क फैसिलिटी अच्छी मानी जाती है ना, न्यूयॉर्क गए थे, अमेरिका गए थे अपना इलाज कराने के लिए, तो वो उनको क्या बोला जाएगा, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है, इंडिया में देखो इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ है नहीं, तो लोग क्या करते हैं बाहर जाते हैं इलाज कराने, तो इंडिया से जो लोग बाहर जाते हैं उनको फॉरेनर्स बोला जाएगा, और जो बाहर से इंडिया में आते हैं ऑब्वियसली उनको भी फॉरेनर्स बोला जाएगा। तो उनको किस तरीके के फॉरेनर्स बोला जाएगा, मेडिकल गेस्ट, मेडिकल गाइड्स, मेडिकल ऑफिसर्स और मेडिकल टूरिस्ट, तो उनको बोला जाएगा मेडिकल टूरिस्ट। जो उनका वीज़ा वगैरह बनेगा ना बाहर जाने के लिए, देखो वीज़ा चाहिए, तो जो उनका वीज़ा बनेगा वो मेडिकल टूरिस्ट के नाम से बनेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, डैश इज द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट इज कंसर्न विद बेसिक मैकेनिक्स ऑफ लर्निंग। इसमें से क्या, किस चीज़ की स्टडी है, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टडी है वो जो जिसमें बेसिकली मैकेनिक्स होते हैं हमारी लर्निंग के, तो वो कौन सी अप्रोच है, तो ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच होती है। देखो हमने बहुत सारी अप्रोच पढ़ी है, कंस्ट्रक्टिज्म, बिहेवियर, साइकोडोमेन, है ना, साइको मोटर थ्योरी, मतलब अप्रोचेस सारी सबने पढ़ी हुई है। तो उसमें अगर आप ऑप्शन से भी जाओगे तीन तो हमें समझ में आ नहीं रही, तो फोर्थ के साथ ही जाएंगे, बिहेवियरिस्ट अप्रोच है। अब देखो बिहेवियरिस्ट अप्रोच की क्या स्टडी है, क्या बात है, जैसे इसमें कोई भी कंडीशन है, मान लो आप कहीं जा रहे हो सडनली, कुछ नहीं, आप कहीं जा रहे हो, एकदम से कोई आता है तपाक से एक थप्पड़ मारता है आपके गाल पे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि उसमें हमें ये ध्यान नहीं रहेगा भाई क्यों मारा, कैसे मारा, हम सोचने बैठ जाए क्यों मारा थप्पड़, किसने मारा थप्पड़, कैसे मारा, पलट के हमारा दोबारा से हाथ उठ जाएगा, मतलब बिना क्विक रिएक्शन होगा कि फटाफट से उसके हाथ थप्पड़ लग जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा भाई पागल वागल है क्या, समथिंग ऐसा रिएक्शन होगा। तो ये जो ऐसा रिएक्शन होगा ना, ये सिर्फ आपका ही नहीं होगा, 99% केसेस में ऐसे ही होगा। तो ये क्या होते हैं, बेसिक मैकेनिक्स होते हैं लर्निंग के, तो ये बिहेवियरिस्टल अप्रोच होती है, क्योंकि अगर इस कंडीशन में कोई और भी होगा या उसके भी ज़्यादा कोई और होगा तो ऐसे ही अप्रोक्स सेम रिएक्शन मिलने की संभावना होती है इसमें। तो ये होती है बिहेवियरिस्ट अप्रोच, कि आके कोई थप्पड़ मारे तो हम भी मारेंगे, पागल थोड़ी कोई ऐसे कैसे मार के चला जाएगा। ठीक है, तो ये है इसमें। थर्ड है, डैश आर प्री कंसीव जनरलाइजेशन अबाउट फीमेल और फीमेल रोल बिहेवियर। इसमें तो आपको ये बहुत अच्छे से रटे गया होगा कि इसमें क्या होता है, प्री कन्विंस जनरलाइजेशन हो रखे हैं मेल और फीमेल के रोल बिहेवियर को लेके। मीन्स कि जो लड़के हैं वो घर का काम नहीं करेंगे, औरतें घर का काम करेंगी, फीमेल्स घर, भले वो 12 घंटे 14 घंटे बाहर का काम करके आ रही हैं लड़कियाँ, उनको ट्यूशन भी पढ़ानी है, उनको स्कूल भी पढ़ाना है, फिर पर साथ में काम लड़कियाँ ही करेंगी, लड़के कुछ नहीं हेल्प कराएंगे। हम लोग लड़कियाँ पढ़ रही हैं तो हमें ही घर के बर्तन धोने हैं और भाई को पानी ले जाके देना है, लेकिन भाई खुद से उठ के नहीं लेगा क्योंकि वो मेल है। तो ये क्या करा हुआ है, प्री कन्विंस जनरलाइजेशन कर रखा है रोल का, तो इसको जेंडर स्टेरियोटाइप्स बोलते हैं। ठीक है, इसे जेंडर स्टेरियोटाइप्स होता है कि लड़के खेलेंगे तो रोबोट मिलेगा, साइकिल चलाने को मिलेगी, लड़कियों को गुड़ियाँ खेलने को मिलेगी, ये पहले से जनरलाइजेशन जो हो रखा है ये जेंडर स्टेरियोटाइप्स है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच बिहेवियर इज गोल ओरिएंटेड एंड अडेप्टिव टू सर्कमफ्रेंसेस एंड कंडीशन ऑफ लाइफ। इसमें से कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो गोल ओरिएंटेड होता है और हमारी कंडीशन ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो प्लान बिहेवियर, इंटेलिजेंट बिहेवियर, प्लेफुल बिहेवियर या इंसेंटिव बिहेवियर। सो इट इज़ इंटेलिजेंट बिहेवियर। इंटेलिजेंट बिहेवियर क्यों, क्योंकि इंटेलिजेंट बिहेवियर के थ्रू ही हम अडेप्ट कर पाएंगे कि हमें किस कंडीशन में कैसा बिहेव करना है, क्योंकि हम हर एक कंडीशन में सेम रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। मान लो कि मेरा DSSB PRT में सिलेक्शन हो गया तो मैं बहुत खुश हूँ भाई, और बट मान लो मैंने कोई और एग्ज़ाम दिया, मैं उसमें रह गई तो मैं तब भी खुश हूँ, नहीं, ये इंटेलिजेंट बिहेवियर थोड़ी है। तो ये इंटेलिजेंट बिहेवियर पे हमारा डिपेंड करता है कि किस कंडीशन के हिसाब से हम कैसा किसको कितना अडेप्ट करते हैं।
ओके। नेक्स्ट वन इज डैश इज द न्यू बॉर्न बेबी अप टू 4 बी कॉल्ड। जो बच्चा 1 महीना पुराना होता है, मतलब नया नया बच्चा पैदा होता है, 1 महीना हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट या न्यूनेंट। तो इसको न्यूनेंट बोलते हैं, जब 2 महीने के बाद से हम इन्फेंट बोलने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्डहुड मेडिकल प्रॉब्लम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आपको बोला हुआ है, नीचे 2 मेडिकल कंडीशंस दी हुई है, तो उसमें से आपको बताना है कि कौन सी बच्चे की मेडिकल कंडीशंस के लिए ठीक है, कौन सी नहीं। तो फर्स्ट है एक्यूट मेडिकल कंडीशंस, तो ओकेजनल एंड शॉर्ट टर्म कंडीशन सच एज इन्फेक्शन, एलर्जीज एंड वॉट्स। सो ठीक है, हाँ, ये जो एक्यूट मेडिकल कंडीशन होती है ना, ये थोड़े टाइम की होती है, जबकि क्रोनिक वाली ना हमें लंबे टाइम पीरियड तक देखने को मिलती है, और हो सकता है कि इसको बच्चे को लाइफ टाइम तक हमें इसको प्रोवाइड कराना पड़े। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, और एक्यूट मेडिकल चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और क्रोनिक वालों को मॉडिफाई किया जाता है, कुछ हद तक बदला जा सकता है। तो इसमें डिफरेंस होता है, ये NIOS में ही है, पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। तो फर्स्ट है एक्यूट मेडिकल कंडीशन, ओकेजनल एंड शॉर्ट टर्म कंडीशन सच एज इन्फेक्शन, एलर्जीज एंड वॉट्स, यस इट इज करेक्ट। Second one is chronic medical conditions, physical, developmental, behavior and emotional condition requiring special health services. Yes, तो दोनों ही ठीक है, both first and second. Okay. Next one is in the context of physical and mental health, what is eating disorder? Eating disorder क्या है, जो मिल जाए खाते रहो, लाओ दे दे भाई, ये भी दे दे, ये भी दे दे, बदतमीजी के तरीके से खाना, कभी खाना को मनाना करना, समथिंग ऐसा, मतलब भूख लग जाना खाना देखते ही। Anorexia nervosa and bulimia nervosa are eating disorder that involve abnormal pattern of food intake। गलत तरीका खाना खाने का, गलत तरीका, चप, जैसे आवाज़ चप 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 करके खाना, बहुत सारा खाना, और खाते खाते बोलना, तो खाना एक दूसरे के ऊपर गिराना, मतलब मुंह से खाना गिर रहा है, इधर उधर खाना फैलाना, गंदे हाथ से करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, दोनों ही ईटिंग डिसऑर्डर हैं जिसमें अबनॉर्मल पैटर्न होते हैं खाने को ग्रहण करने के। सेकंड वर्ड इज बुलिमिया नर्सोवा, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ स्टार्वेशन। अजीब पागल है ये, ऊपर इन्होंने बताया ना ईटिंग डिसऑर्डर है, तो हाँ वो ठीक है, तो फिर सेल्फ स्टार्वेशन वाला कैसे हो सकता है, तो ओनली फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रेजलर्टन न्यू नेटल बिहेवियर असेसमेंट स्केल। देखो अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप इसको बढ़िया से कर सकते हो। देखो कैसे, ब्रिजेंटल न्यू नेटल अभी हमने पढ़ा है कि जो 1 महीने का बच्चा होता है, 1 महीने का, उसको हम न्यू नेटल बोलते हैं। तो अब उनमें बताना है कि उसका जो बिहेवियर होता है उसका असेसमेंट स्केल क्या है। तो इट डिस्क्राइब पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ न्यूबॉर्न कंडीशन, इट असेसेस पल्सेस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन, हो सकता है ना, बट हमें उसको बिहेवियर असेस करना है। ये पल्स चेक करना, रेस्पिरेशन, उसका बिहेव थोड़ी है, ये तो ऑलरेडी जो बच्चा पैदा होगा वो करेगा ही। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द एसिडिटी और बेसिटी ऑफ एनिक्विस सॉल्यूशन, हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल एंड बिहेवियर टेस्ट टू मेजर न्यूनेंट्स रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, येस, ये बिहेवियर अगर हमें करना है तो बच्चा क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, वही तो उसका बिहेव होगा, उसको हमको वही तो असेस करना है इसमें, क्योंकि ये क्या है, न्यूनेंटल बिहेवियर असेसमेंट स्केल है। तो डी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसिप्लिन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें ये बताना है जो डिसिप्लिन होता है, अभिशासन, उसके संबंध में कौन सा जो ऑप्शन है हमारा वो ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट है पावर असर्शन इज द डिसिप्लिनरी स्ट्रेटजीज डिजाइन टू इनकरेज डिस्करेज अनडिजायरेबल बिहेवियर थ्रू फिजिकल और वर्बल एनफोर्समेंट्स ऑफ द पेरेंटल कंट्रोल। देखो जो इंग्लिश में थोड़ा नहीं समझ में आएगा मैं समझा देती हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हैं हिंदी में लाओ, हिंदी में लाओ। अरे जब बच्चों ने पेपर इंग्लिश में करा है टाइम में हिंदी में क्वेश्चन कैसे लाऊं, मैं बनाऊं, पैदा करूं क्वेश्चन, नहीं हो सकता ना। तो मैं बताती हूँ हिंदी में क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, डिसिप्लिनरी स्ट्रेटजीज बना करके हम बच्चे का ऐसा डिस्करेज कर सकते हैं। मतलब मान लो फिजिकल अगर बच्चों पेरेंटल कंट्रोल अगर किसी के ऊपर कर रहा है तो फिजिकल कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों के ऊपर, और वर्बल भी, किसके थ्रू, डिसिप्लिनरी स्ट्रेटजी बना के, डिसिप्लिन की स्ट्रेटजी बना दी तो बच्चे जो लड़ाई झगड़ा करते हैं वो कम हो सकता है, एक दूसरे को जो बकवास करते हैं वो कम हो सकता है। तो हाँ ये चीज़ ठीक है, इससे डिसिप्लिन से ये चीज़ें हो सकती हैं। सेकंड है इंडक्टिव टेक्निक इज द डिसिप्लिनरी टेक्निक डिजाइन टू इंड्यूस डिजायरेबल बिहेवियर बाय अपीलिंग टू चाइल्ड सेंस ऑफ रीजन एंड फेयरनेस। यस, देखो इंडक्टिव टेक्निक क्या होती है कि पढ़ा होगा ना डिडक्टिव, इंडक्टिव। तो इसमें क्या होता है, जो टेक्निक्स होती हैं बच्चों की मतलब बच्चों से पूछो कि भाई मेरे को देखो ये करना है, हमारी क्लास में बहुत, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ इसका, बहुत सारे बच्चे लेट आ रहे हैं, ठीक है, तो भाई आप लोग मुझे बताओ हम क्या करें। तो बच्चे क्या करेंगे, आपको उनका डिजायरेबल बिहेवियर देंगे, मतलब बताएंगे कि हाँ अगर बच्चा लेट आ रहा है तो मैडम जी आप ऐसे कर सकती हो, मैडम आप ये कर लो, ये कर लो। तो बच्चे की सुझाए हुए तरीके हैं,
तो सारे बच्चे एग्री करेंगे क्योंकि उनके सुझाव है इसमें। चाइल्ड सेंस ऑफ रीजन एंड फेयरनेस, तो बच्चे को, आपको भी रीजन पता चलेगा बच्चे का रीजन क्या है, कहाँ तक दिमाग चल रहा है, और लेट ना आए उसके लिए फेयरनेस चीज़ क्या हो सकती है, मतलब क्या गलत ना करें या आप कुछ चीज़ गलत ना करो जो बच्चे के ऊपर इफेक्ट करे। तो बच्चे निकाल के देंगे तो बोलो ठीक है भाई, अब आप लोगों ने बोला आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, सारे बच्चे एग्री करेंगे, तो उनको ये लगेगा उन पर ये चीज़ थोपी नहीं गई है, ये हमने स्ट्रैटेजी खुद बनाई है। तो ये इंडक्टिव टेक्निक होती है डिसिप्लिनरी की, ठीक है। तो दोनों, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ठीक है। Which of the following defined as a person's characteristics, biology based way of approaching and reaching to people and situation? Adjustment, excitement, temperament and replacement. तो बायोलॉजिकल वेज पे अप्रोचिंग रीचिंग टू पीपल सिचुएशन, ये क्या है, टेम्परामेंट। कहते हैं ना किसका टेम्पर क्या है, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ, शॉर्ट टेम्पर, तो ये टेम्परामेंट की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट है, पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है, ठीक है। फर्स्ट है कुपोषण, ये विरासत में मिली प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप होता है। बहुत कम और बहुत अधिक व्यायाम या गलत प्रकार के भोजन से बढ़ जाता है। बिल्कुल ही गलत है, बकवास चीज़ दे रखी है। कुपोषण आपको भी पता है, जिसको एक संतुलित आहार नहीं मिलता या न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, प्रोटीन की कमी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये जो विटामिन, किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है, या जो न्यूट्रिशंस मिलते हैं वो नहीं मिल पाते प्रॉपर, जो एक बच्चा डिजर्व करता है उसको मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाते, वो माल न्यूट्रिशन होता है, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो ये व्यायाम फयाम इसमें ये कुछ नहीं है, बकवास चीज़ दे रखी, इतना आपको भी पता होगा। वैसे देखो, जब कभी आपने देखा होगा संतुलित आहार है, बैलेंस डाइट होती है, उसमें एक दही का आइटम होता है, एक दाल होती है, एक सब्जी होती है, रोटी होती है, सलाद होता है, या कुछ प्रोटीन से संबंधित अंडा या मांस मच्छी कुछ होता है। तो देखा जाए तो ये शायद हमारे घर में भी हमें नहीं मिलता, इन द सेंस कि हम कभी भी संतुलित आहार नहीं ले पाते। भले ही हम अलग अलग चीज़ें खा के अलग अलग चीज़ों से हमें मिल जाए, बट एक संतुलित आहार तो हम अभी भी नहीं ले पाते, क्योंकि मिडिल क्लास लोग हैं हम लोग, गरीब बेचारे। एक सब्जी एक रोटी बन गई, उसमें भैया मम्मी कहती है गुजारा कर ले। दूसरी चीज़ अगर मान लो घिया बनती है, घिया नहीं खाते, मम्मी को बोलते दूसरी सब्जी बना दो, फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड, है ना, चुपचाप जो बनाए वो खा ले, हैं। तो होता है ऐसा ना, मिडिल क्लास गरीब आदमी, तो एक ही सब्जी बन गई उससे काम चलाना पड़ता है। तो ऐसे में बैलेंस डाइट कहाँ से मिलेगी, तो मोस्टली, और हम तो चलो मिडिल क्लास से खाने पीने को है, तो उन बच्चों को क्या, जिनको मुश्किल से खाना ही 1-2 टाइम का मिल पाता है, मतलब उनके लिए सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि उनको पूरे दिन का खाना वाना मिल जाए, एक खाना मिल जाए, रात में पेट भर के सो गए तो पता नहीं अगले दिन मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब कि अपनी रोटी का जुगाड़ करना ही उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। तो ऐसे क्या होता है, कुपोषण का शिकार होते हैं, क्योंकि हम क्या है, मम्मी नहीं दे रही, बाहर से चाट लेंगे, बाहर से कुछ मंगा के खा लिया, बट इन बच्चों के साथ वो चीज़ भी नहीं हो पाती है ना, तो ये मोस्टली कुपोषण के शिकार रहते हैं। सेकंड क्या है, मोटापा। अल्पपोषित बच्चे गरीबी में रहते हैं और अन्य प्रकार के प्रभावी अभाव से पीड़ित होते हैं। देखो, मोटापा दे रहे हैं और जो आपको रीज़न दे रखा है वो कुपोषण का दे रखा है। जब उन्हें भैया खाने पीने को ही नहीं मिल रहा, अल्पपोषित है वो, जितना पोषित मिलना चाहिए उससे भी कम है, अल्पपोषित है, और पर्यावरण अभाव है, जब उन्हें खाने पीने को मिल रहा, मोटापा कहाँ से आएगा, मोटापा तो ज़्यादा खाने से आता है ना। तो दोनों ही गलत है, ना ही फर्स्ट ना ही सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्लीप डिस्टर्बेंस एंड डिसऑर्डर। देखो, स्लीप डिस्टर्बेंस डिसऑर्डर क्या होता है कि या तो आप ना रात भर जगते रहो, आपको नींद ही नहीं आएगी, 3-3, 4-4 बजे तक जगते रहो, फिर भी नींद नहीं आ रही है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सोने के लिए। और डिसऑर्डर डिस्टर्बेंस क्या है, आप सोए हो फिर नींद खुल जाती है, फिर जैसे तैसे कोशिश करके बहुत स्ट्रगल करके सोए, फिर नींद नहीं आती, फिर सोने लगते हो, फिर नींद नहीं आती, फिर ये सब होता है, ठीक है। और डिसऑर्डर क्या होता है कि एकदम से अपने आप ही नींद में बात कर लेना, ठीक है। डिस्टर्बेंस में तो वो आ गया। और डिसऑर्डर क्या होता है कि डिसऑर्डर अपने आप ही लेटे लेटे बात करने लगा, नींद में चलना, वो स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। स्लीप डिस्टर्बेंस बता दिया आपको, ये मेरे साथ भी हुआ था अभी, पता है, जब 47/21 का रिजल्ट नहीं आ रहा था, इतने टाइम से वेट कर रहे थे, आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा, तो मेरे को नींद नहीं आती थी, 3 बज जाते थे, 4 बज जाते थे, अरे 5 बज जाता था। हमारी गली में ही मंदिर है, वहाँ पे आरती होने लगती थी 5 बजे, तो पता चलता था अच्छा 5 बज गए। मैं सोचती रहती थी नींद नहीं आ रही, नींद ही नहीं आती थी। फिर मैंने सोचा चल ठीक है, मैं आज 5 बजे तक जग गई, दिन में भी नहीं सोऊंगी तो रात में बहुत जल्दी नींद आ जाएगी, बट नहीं, सेम मेरे साथ फिर रात में होता था, फिर भी नींद नहीं आती थी। ऐसा मेरे साथ करीब 10-12 दिन चला। तब मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसी खाली वाली बैठी रहूँगी ना, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो मैंने कहा जरा। और फिर उसी टाइम पे क्या हुआ कि मेरे यूपीएसआई का रिजल्ट आया था, तो यूपीएसआई के लिए देखो बहुत मेहनत करी थी, रिटर्न में भी और फिजिकल में भी सच में बहुत मेहनत करी थी। तो फिज़िकल नहीं हुआ मेरा, फिज़िकल तो क्लियर हो गया, मतलब कि फ़ाइनल कट ऑफ आई 12 जून की ये बात है, फाइनल कट ऑफ आया, हाँ 12 जून को रिज़ल्ट आया था फाइनल, 12 जून को, हाँ
रिजल्ट आता है तो मेरा नंबर नहीं आया उसमें। मैं इतनी परेशान रहने लग गई कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। 397 पे गई थी कट ऑफ और मेरे 294 थे और 297 पे गई थी कट ऑफ गर्ल्स की, तो नहीं आया था नंबर। तो उस टाइम तो समझ लो इतने इतने दिन, मतलब मेरे को 12-13 दिन हो गए थे, करीब 15 दिन नींद ही नहीं आती थी। और मैं सोचती थी अगले दिन सही से सो जाऊँ, बट नहीं होता था, सो ही नहीं पाती थी। तो उस टाइम पे स्लीप डिसऑर्डर हो गया था, डिस्टर्बेंस वाला था, मतलब नींद ही नहीं आती थी। तो ठीक है, अपना टाइम इधर उधर कराएं, आप भी मत इन सब चीज़ों से करो। अगर आपको साथ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कुछ मेहनत वाली चीज़ें करो जिससे आपका शरीर थके और आपको नींद आए। और मेंटली कुछ काम करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शरीर की थकान से ज़्यादा मेंटली थकान ज़्यादा होती है। ठीक है, तो छोड़ो फालतू की है, ये तो फालतू था, हटाओ, अपना करते हैं। फर्स्ट क्या है, इट इज़ अ बेड टाइम स्ट्रगल। सेकेंड है, वॉकिंग एंड टेकिंग ड्यूरिंग स्लीप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। तो दोनों ही ठीक है ये, ठीक है, तो दोनों ही इसका आंसर होगा। अब मेरे को कोई स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं होती, अब मैं बिज़ी हूँ, अच्छे से अपने आप को बिज़ी रख लिया और वो सोचती नहीं हूँ रिजल्ट वगैरह के बारे में। ठीक है, आना होगा तो आएगा, पॉजिटिव आएगा तो अच्छी बात है, नेगेटिव आएगा तो अगली बार तो अपने 200% देना ही है। सो अच्छे से करेंगे, ठीक है। बट हाँ, वो जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे समझ नहीं आता भाई क्या करें क्या नहीं। नेक्स्ट है, इन विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट डज द रूलर हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। किसमें कौन सी गवर्नमेंट होती है वो जिसमें सिर्फ एक ही के पास पावर होती है सारे डिसीजन लेने की और गवर्नमेंट चलाने की। जैसे जो राजा वाजा होते हैं ना वहाँ के रूलर, उनमें होता है ये, तो ये मोनार्की होती है जहाँ पे एक ही जना चलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइप्स ऑफ प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेंटली मैच। फंक्शनल प्ले, play involving repetitive muscular movements, और pretend play involving use of object or materials to make something। pretend play में नहीं, ऐसे ही ऑब्जेक्ट को नहीं pretend करते, किसी और चीज़ को pretend करते हैं। फंक्शनल प्ले में यही होता है कि रेपिटेटिव मस्कुलर मूवमेंट होते हैं हमारा। हाँ, ये ठीक है, बहुत सारे प्ले के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो फर्स्ट है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश गर्भाशय, ग्रीवा और अन्य परिवर्तनों की प्रक्रिया है जो प्रसव वेदना को लाती है। तो मुझे नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। ग्रीवा और अन्य परिवर्तनों की प्रक्रिया जो प्रसव वेदना को लाती है, मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होने वाला दर्द है वो, तो वो प्रसव है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड व्हाट इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो ये जो है आपको उसकी थ्योरी से पूछा हुआ है, एरिक्सन की थ्योरी से, एरिक एरिक्सन की। तो ये स्टार्टिंग वाली स्टेज होती है, इंसेंटिव वर्सेस गिल्ट वाली किशोरावस्था वाली है। इट इज़ द एरिक्सन थर्ड स्टेज इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। हाँ, ये थर्ड स्टेज होती है। ठीक है, इन द स्टेज मतलब ये इनिशिएटिव और गिल्ट थर्ड, बाल्यावस्था वाली एज है, सॉरी बाल्यावस्था वाली। इन द स्टेज चिल्ड्रन बैलेंस द अर्ज टू परस्यू गोल्स विद मोरल रिजर्वेशन एंड दैट में प्रिवेंट कैरिंग देम आउट। हाँ, दोनों ही चीज़ ठीक है, यही करता है इसमें बच्चा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्लीप प्रॉब्लम व्हाट इज एन्यूरेसिस। जब हमें स्लीप प्रॉब्लम्स होती है तो उसमें एन्यूरेस क्या है, द एक्ट ऑफ गेटिंग अप एंड वॉकिंग वाइल स्लीप। नहीं, ये स्लीप डिसऑर्डर है, स्लीप प्रॉब्लम नहीं है। रिपीटेटिव यूरिनेशन इन क्लोथिंग और इन बेड, मतलब इसमें क्या होता है, एन्यूरिस में क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता और आप बेड में लेटे लेटे टॉयलेट कर देते हो, पता नहीं चलता, लेटे लेटे हो जाता है। या फिर रिपीटेटिव यूरिनेशन की मतलब अगर आप एक बार लेट गए तो आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। इट कैन बी अप टू 7 टाइम 10 टाइम्स एंड मैनी मोर। बहुत बार होता है, 2-3-4 बार नहीं, बहुत बार आपको जाना पड़ता है, बहुत बार बाथरूम लगती है जब तक कि आप सो नहीं जाते। तो ये एन्यूरेसिस होता है। ठीक है, तो वो ओनली सेकेंड ठीक है। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें आपको फैमिली स्ट्रक्चर को देखना है और बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, फर्स्ट है, इन ओपन अडॉप्शन द बर्थ पेरेंट एंड द अडॉप्टिव पेरेंट्स डिड नॉट नो ईच अदर्स आइडेंटिटीज। नहीं, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। वन पेरेंट फैमिली रिजल्ट फ्रॉम डाइवोर्स और सेपरेशन, अनविड पेरेंटहुड और डेथ। हाँ, वन पेरेंट कभी भी हो सकता है कि जब उन्होंने वो डाइवोर्स ले लिया हो या अलग हो गए हो या किसी भी एक की डेथ हो गई है तो वो वन पेरेंट हो जाता है। बट ओपन अडॉप्शन में ना आपको भले ही बर्थ पेरेंट की हम आइडेंटिटीज़ ना बताएं, बट अडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए कुछ साइन करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं और ज़रूरी नहीं है वो ना जानते हो। तो वन पेरेंट वाला ठीक है, सेकेंड ठीक है। डैश इज़ द रियलाइजेशन दैट वंस एग्जिस्टेंस और फंक्शनिंग आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ अदर पीपल एंड थिंग्स। येस, ये क्या है, ये जानना है अपने बारे में कि जो हमारी एग्जिस्टेंस है, फंक्शनिंग है, दूसरे से अलग है। क्योंकि हर एक बंदा जो है ना, हर एक इंसान से अलग है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये क्या सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस से रियलाइज़ होता है कि हमारी जो वंस एग्जिस्टेंस है, फंक्शनल है, दूसरे से अलग है। क्योंकि मान लो कोई चीज़, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई साइकोलॉजी में अच्छा है, तो हम उसकी उससे कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं कि हाँ वो देख उससे अच्छा है, वो तेरे से ज़्यादा अच्छा है, वो तेरे से ज़्यादा काम करती है, समथिंग। नहीं, हर एक कोई जो है अपने आप में यूनिक होता है और हर एक सब में अलग है, हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते मोस्टली जो हमारे पेरेंट्स करते हैं। ठीक है,
और मान लो कि ये मछली है, मछली पानी में तैरना जानती है, मैं उसको बोलूँ कि तू पेड़ पे चढ़ के दिखा तभी तू पास होगी एग्जाम में, तो ये चीज़ ठीक नहीं है ना। सेल्फ अवेयरनेस है जो हमें एक दूसरे से अलग करती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब आर्टिस्टिक डेवलपमेंट। आर्टिस्टिक डेवलपमेंट कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है? इट रिफ्लेक्ट्स मैचुरेशन ऑफ द ब्रेन एज वेल एज ऑफ द मसल्स। हाँ, मैचुरेशन क्या होता है? परिपक्वता। ये दिमाग की परिपक्वता और हमारे मसल की परिपक्वता दिखाती है। यस, द स्विच फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम एंड डिजाइन टू डेपिक्ट रियल ऑब्जेक्ट मार्क अ फंडामेंटल चेंज इन द पर्पस ऑफ चिल्ड्रन ड्राइंग। चिल्ड्रन की ड्राइंग को बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट रूप से चेंज करके रियल ऑब्जेक्ट में चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ मीन्स टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी एंड इक्विटेबल आउटकम्स। देखो ये दो वर्ड होते हैं, एक तो इक्विटी, एक इक्वालिटी, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये जब हम पढ़ेंगे ना यूएस तब पढ़ेंगे। तो इक्विटी का मीन्स होता है कि इक्वालिटी और इक्विटेबल आउटकम्स देना, मतलब कि जिसको जितनी ज़रूरत है ना उसके हिसाब से आउटकम्स देना, वो इक्विटी होता है। और इक्वालिटी का मतलब हर चीज़ को बराबर देना, जैसे अमीर है तो उसको भी 10 रुपये दो, गरीब है तो उसको भी 10 रुपये दो, वो इक्वालिटी है। बट इक्विटी क्या है? गरीब को ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की तो उसको 10 रुपये दो, अमीर को इतनी ज़रूरत नहीं है तो 1 या 2 रुपये दो या मत दो, ये होती है इक्विटी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लासरूम इंटरनेट कैन बी यूज मेनली फॉर विच पर्पस। किसके लिए आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो? इन्फॉर्मेशन, इंटरेक्शन, सोशबिलिटी, तीनों के लिए। सोशबिलिटी में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरेक्शन के लिए कॉल कर लो, इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल कर लो, तीनों चीज़ें ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ एजुकेशन इज करेक्ट। प्रोजेक्ट मेथड के लिए क्या चीज़ है? ठीक है। लर्निंग टेक्स प्लेस नेचुरली, हाँ ठीक है। द सक्सेस ऑफ दिस मेथड लाइज इन द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। हाँ, अगर बच्चे इसकी ऑब्जेक्टिव समझ पाएंगे तभी ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो दोनों ठीक है। फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड। दैट अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग अप्रोचेज टेक्स्ट बुक इज कंसिडर एज द मेन सोर्स ऑफ लर्निंग। टेक्स्ट बुक किसमें मेन सोर्स ऑफ लर्निंग समझी जाती है? कि मतलब जो भी है सब कुछ किताब है, किताब से पढ़ाना है, किताब को पढ़ा के बच्चों को एक्सपर्ट बना दो, आइंस्टाइन बना दो, न्यूटन बना दो, किताब ही किताब है। सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच, हाँ बिल्कुल। सब्जेक्ट के अंदर हम सब्जेक्ट को पर्टिकुलर मांगते हैं, हमारा मोटिव होता है कि जो भी किताब के अंदर है सब कुछ है वो सब कुछ बच्चे को पढ़ा दो, ठीक है वो। फिर होता है लर्नर सेंटर अप्रोच। नहीं, ये तो नहीं है, क्योंकि लर्नर में हम लर्नर को ध्यान रखते हैं कि जो लर्नर है वो किताब के लिए नहीं है, किताब लर्नर के लिए है, तो हम बुक उसके अकॉर्डिंग उसको देख के बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट कोस्टा रिकन अप्रोच, कोस्टा रिकन अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ केयर। इट डिसाइडेड टू स्पेंड इट्स मनी ऑन हेल्थ एजुकेशन इंस्टेड ऑफ ऑन आर्मी। द गवर्नमेंट ऑफ कोस्टा रिका प्रोवाइड्स बेसिक एमिनेंस टू इट्स पीपल। देखो मेरे को नहीं पता ये कोस्टा रिकन क्या है, ये हेल्थ वाली बुक में होगा, सो मैंने नहीं पढ़ा है, बट इसका आंसर दोनों ही ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। कि आर्मी की जगह हेल्थ एजुकेशन पे ज़्यादा पैसा खर्च करो और बेसिक एमिनिटीज पीपल को प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन आर रिफ्लेक्टिव बाय फोल्क पेडागोजी अबाउट द चिल्ड्रन। जो फोक पेडागोजी है वो क्या कहती है? ईगोसेंट्रिक एंड इन नीड ऑफ सोशलाइजेशन, empties vessel to be filled with knowledge that only adults can provide। हाँ, दोनों ही ठीक है। फोक पेडागोजी हम पढ़ेंगे क्या है तब पता चलेगा, वैसे उसके अकॉर्डिंग है, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड शांति निकेतन। किस ईयर रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन फाउंड करा था? तो वो 1901 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड इन मल्टी ग्रेड सिचुएशन। देखो मल्टी ग्रेड क्या होता है? जब एक ही क्लास में बैठ के बहुत ज़्यादा ग्रेड के बच्चों को पढ़ाया जाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों को एक ही टीचर को पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि टीचर नहीं होते स्कूल में या बच्चे बहुत ज़्यादा कम होते हैं हर एक क्लास में, तब ये वाली सिचुएशन पैदा होती है। ये 502 में है, 9-10 चैप्टर है, हम पढ़ेंगे। ग्रेड क्या है? बेस्ड ग्रुपिंग। ग्रेड बेस्ड ग्रुपिंग मतलब जिसको जितने नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से बैठा दो, या एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग, हाँ दोनों ही ठीक है। 4 तरीके के बेसिकली ग्रुप होते हैं, ग्रेड वाइज, एबिलिटी वाइज, इंटरेस्ट वाइज और रैंडमली। तो उन दोनों 2 टाइप दे रखे हैं उसमें से, तो दोनों ही ठीक है। ट्राइंग टू लिसन फ्रॉम अ क्लोजर डिस्टेंस मे बी द सिम्टम ऑफ विच इम्पायरमेंट। तुमसे पूछा है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रखा है कि इम्पायरमेंट का क्या इसमें से सिम्टम है। मतलब बिल्कुल पास जाके सुनना, दूर से कोई बच्चा बोल रहा है सुनाई नहीं दे रहा, या बच्चे का बार बार पूछना क्या बोला आपने, दोबारा बोलना मैं सुन नहीं पाया, या फिर उसको दूर से सुनाई नहीं दे रहा बट जब वो आगे जाके बैठ रहा है तो उसको सुनाई दे रहा है, तो ये विजुअल इम्पायरमेंट है? नहीं, हियरिंग इम्पायरमेंट है, सेकंड आएगा, क्योंकि दिखाई तो दे रहा है बट सुनाई नहीं दे रहा, तो सेकंड। नेक्स्ट इन विच ईयर नेपाल सक्सीड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग। ये सब आपने पढ़ा होगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की हमारी इंग्लिश की बुक में 10th क्लास में चैप्टर भी है, सेकेंड ही चैप्टर है, तो 2006 में हुआ था।
नेक्स्ट है, हंड्रेड्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर वर यूज्ड बाय मैनी इंडियन पॉलिटिकल और सोशल फिगर्स टू डिसमिनेट नेशनलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट आइडियाज अमंग द पीपल ड्यूरिंग द 19th century. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर इट्स लैंग्वेज इज नॉट करेक्टेड. देखो ऊपर तो फालतू की बातें बोली हुई हैं कि हज़ारों लैंग्वेज में अखबार छपते हैं, ये है वो है. ये क्वेश्चन आपसे ये है कि इसमें से कुछ आपको अखबार दे रखे हैं और वो उनकी लैंग्वेज क्या नहीं है वो आपको बताना है. इट्स लैंग्वेज इज़ नॉट करेक्ट. तो अमृत बाजार की लैंग्वेज बंगाली है तो ये ठीक है. सुधारक पंजाबी गलत है. कोहिनूर हिंदी गलत है. कोहिनूर आई गेस उर्दू या अरबी में होगा शायद, मैं इसके नाम से कह रही हूँ, बाकी मुझे इतना नहीं पता है. तो इसका आंसर है वैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गलत मिले हुए हैं, बट अमृत बाजार बंगाली में है तो यहाँ से याद रख लो जो अमृत बाजार न्यूज़पेपर है वो बंगाली में छपता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. देखो NIOS की पहली बुक हम खत्म कर चुके हैं, उसमें से क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन पहले भी आए हैं उसमें से इसी में. तो इसमें से क्या एलिमेंट्री एजुकेशन का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था? एक्सेस करवाना बिल्कुल, एनरोलमेंट करवाना येस, रिटेंशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन 6 to 14 ईयर्स ऑफ येस, तीनों ही थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ठीक है. नेक्स्ट है, हाउ शुड टीचर प्रमोट जेंडर इक्वलिटी. जो टीचर है वो जेंडर इक्वलिटी कैसे प्रमोट करेगा? लड़कियों से क्लास के काम करवा के और लड़कों को बिठा के और बोलेगा क्या लड़के ज़्यादा अच्छे होते हैं मैथ में, लड़कियाँ कम? नहीं, तो ये चीज़ें गलत है. बाकी हम पढ़ते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग. दे शुड कंसियसली मॉनिटर देयर ओन कंडक्ट. हाँ, अपने आप मॉनिटर करो. दे शुड अवॉइड सेक्सियस्ट बायस इन द यूज़ ऑफ देयर लैंग्वेज. हाँ, सेक्सियस्ट बायस क्या होता है कि मतलब लड़का लड़कियों के काम में बायस ना रहे. जैसे पानी भर, मेरे लिए पानी लिया हो तो लड़कियों को ना बोले, लड़कों को भी बोले. मिटा दो, चौक से कुछ लिखो या काम दे तो लड़कियों को ना बोले, लड़कों को भी सेम बायस ना रहे. दे शुड अवॉइड टेंडेंसी टू असाइन क्लीनिंग अप टास्क एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स. यस, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट सिक्वेंसेज इन द कंसेप्ट ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर में पहले इनपुट होता है, प्रोग्राम में जाता है, आउटपुट मिलता है, स्टोरेज होता है, तो फर्स्ट ही ठीक है. नेक्स्ट है, डैश दूसरे की क्रिया या व्यवहार की नकल या पुनरुत्पादन करना है. व्याकुलता और अनुकरण, तो केवल सेकंड है. ये अभी हम पढ़ेंगे 502 स्टार्ट करने वाले हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर ये है. अनुकरण क्या है? दूसरे के व्यवहार की नकल करना. जैसे अभी जो छोटे बच्चे होते हैं 1-1.5 साल के, जैसा हम करते हैं वो वैसे ही करते हैं, हमारी नकल करने की कोशिश करते हैं. और कहते हैं अगर आप बच्चों को कुछ बनाना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो उनको बोल के नहीं करके दिखाओ, क्योंकि जैसा हम करेंगे बच्चा वैसे ही करते हैं. तो ये नकल ही करना होता है, दूसरे की क्रिया या नकल की व्यवहार करना है. ठीक है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ इमिटेशन. इमिटेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं? इमिटेशन अनुकरण करना ही है. मॉडलिंग, इनहेबिटरी, डिसिबिटरी और एलिसिटिंग तीनों ही है. और ये बहुत डीप क्वेश्चन दे रखा है, पता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा ना अनुकरण वाली. ये पता आपने, बंडूरा की थ्योरी है ये, है ना. अल्बर्ट बंडूरा ने थ्योरी दे रखी है इमिटेशन की कि बच्चा पहले देखता है, फिर उसको अपने दिमाग में लाता है, फिर प्रूव करता है. तो ये वही है. मॉडलिंग करता है पहले, फिर इनहेबिटरी अपनी हैबिटों में लाता है, फिर एलिसिटिंग कुछ बिहेव को करता है. तो क्या इफेक्ट है? तीनों ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. पढ़ेंगे इसको अच्छे से. हु इंट्रोड्यूस आइडियल. बताओ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए, बट मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट NIOS में से क्वेश्चन हो रखे. आई होप मेरा को क्यों नहीं आया ये क्वेश्चन पेपर. हु इंट्रोड्यूस आइडियल मॉडल एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग. टीचर एंड लर्निंग का ये ब्रेन्सफोर्ड ने दिया है. ब्रेन्सफोर्ड ने दिया है. पता मैंने इसको कैसे याद करा था कि D है ना, D, तो इसके लास्ट में भी D है, मतलब दोनों नाम में D आ रहा है क्योंकि बहुत सारे नाम याद करने थे. तो आइडियल और ब्रेन्सफोर्ड, DD हो गया. आइडियल जिसमें भी आएगा. तो I से क्या था? आइडेंटिफाई, D से डिफाइन, E से एलोबरेट, A से नहीं पता और L से मैं भूल गई, मतलब कुछ ऐसी था, बट अभी रिवाइज करूंगी तो आ जाएगा. पूरा मॉडल है कि बच्चा पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर उसको डिफाइन कर पाता है, फिर उसको एलोबरेट करता है, ऐसा समथिंग. तो ये ब्रेन्सफोर्ड का है. ठीक है, ये इसने मॉडल दिया हुआ है. 5 स्टेप्स है, इसको भी बहुत अच्छे से करना है. इन द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इम्प्लीमेंटेड अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्यों बनाएगी डिसेबल के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बनाए तो समझ भी आता, बट एक्सटर्नल अफेयर का इससे क्या लेना देना है, तो नहीं ठीक हो सकता ये. नेक्स्ट है, इन 2009-10 इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन वाज रिवाइज्ड एज नेम्ड एज इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ द डिसेबल्ड एट द सेकेंडरी स्टेज. बिल्कुल, डिसेबल चिल्ड्रन, हम डिसेबल वर्ड ही नहीं यूज़ करते अब, है ना. डिसेबिलिटी करने लगे हैं अब यहाँ पे यूज़. डिसेबल अब किसी को बोल ही नहीं सकते. फिजिकल हैंडीकैप भी नहीं बोल सकते. फिजिकली चैलेंज या मेंटली चैलेंज वर्ड बोलते हैं. और जो राइट टू एजुकेशन आएगा चेंज कर दिया था इसने, इंक्लूसिव एजुकेशन कर दिया था. बिल्कुल, ओनली सेकेंड इसका आंसर है. द टूल्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मे बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो विजुअल, दोनों हो सकता है, दोनों ठीक है. ICT बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर एजुकेशन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर क्लासरूम. रेगुलर क्लासरूम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है?
नेगेटिव एटीट्यूड्स ऑफ टीचर्स एंड कम्युनिटी, ये बड़ी गलत बात है यार। अगर आप ही टीचर हो, आप नेगेटिव बच्चों को ठोस दिखा रहे हो, गलत बात है। नॉन डिसेबल्ड पीयर्स एंड देयर पेरेंट्स, नॉन डिसेबल्ड पीयर्स का मतलब है कि नॉन डिसेबल्ड पीयर मतलब कि एंड देयर पेरेंट्स की मतलब कि अगर बच्चों पेरेंट्स ही दिमाग मतलब बच्चों को बोल रहे हैं कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके साथ नहीं बैठना, या हमारे अंदर ही ऐसी भावना आ रही है कि इससे बात नहीं करनी, वो नहीं करना, तो एजुकेटिंग चिल्ड्रन इन डिसेबिलिटी के साथ रेगुलर क्लासरूम में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं कि मतलब उनको अलग फील हो कि मतलब मेरे साथ मान लो कोई मेंटली रिटायर्ड है या फिजिकली डिसेबल है, तो उसको लगे कि यार वो बच्चा ठीक है, मैं नहीं हूँ, तो खुद ही हीन भावना से ग्रस्त हो जाए, ये सामने वाले बच्चे ही उसके साथ ठीक से बिहेव ना करें, उनके पेरेंट्स ही उसको उसके साथ बैठने के लिए मना कर दे, बात करने के लिए। तो ये होता है नॉन डिसेबल पीयर्स एंड देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो दोनों ही चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है। कोऑपरेटिव लर्निंग को ध्यान रखना है, सहयोगात्मक अधिगम, सहयोगात्मक, ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम बोल रही हूँ, कोलैबोरेटिव लर्निंग नहीं है, ये कोऑपरेटिव लर्निंग है, दोनों में डिफरेंस है। दिस लर्निंग इज अ स्पेसिफाइड लार्ज ग्रुप अप्रोच दैट इनकॉर्पोरेट्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी या ग्रुप रिवॉर्ड्स। ये ना यहाँ पे कोलैबोरेटिव एजुकेशन की बात हो रही है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि मैंने पता कैसे याद करा हुआ है, कोलैबोरेटिंग में क्या होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला, इस पॉइंट से वो याद रखा हुआ है, तो ये गलत है, फर्स्ट नहीं होगा, वो कोलैबोरेटिव लर्निंग का है। नेक्स्ट है, द कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल्स वाज डेवलप्ड टू अचीव एटलीस्ट 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शनल गोल्स। यस, कुछ गोल्स इनका करना है, एकेडमिक अचीवमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड सोशल स्किल डेवलपमेंट। हाँ, तीनों है, इसका मिनिमम गोल करना है कि कुछ हमको उससे आए ना आए, बट इतना तो आ ही गया, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनवायरमेंटल स्टडीज class a teacher was using pair share technique of cooperative learning. What are the steps of implement the technique? Don't pair up with another child. Individual student respond to teacher's query. मीन्स की एनवायरमेंटल स्टडीज़ में एक पेयर शेयर टेक्निक कोऑपरेटिव लर्निंग है। वट आर द स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट दिस टेक्निक, मतलब पेयर शेयर की पेयर के साथ शेयर करना। डोंट पेयर अप विद अनदर चाइल्ड, तो ये तो होगा नहीं, जब हम पेयर ही कर रहे हैं तो अनदर चाइल्ड से पेयर ना करें कैसे होगा। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स टू टीचर्स क्वेरी, हाँ ये ठीक है, तो सेकंड होगा इसका आंसर, ठीक है, मतलब डी ऑप्शन ओनली सेकंड। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हिस्ट्री को देखते हुए हमें दिमाग में रखना है कि क्या है जो करेक्ट है। इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर और इट इज़ डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट विद सिमिलर फील्ड ऑफ स्टडी। येस, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री सब आपस में कनेक्ट है, बट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंटरडिसिप्लिनरी नहीं है, मतलब कि एक के बाद एक में घटनाएं हो रही हैं, बट एक के ऊपर एक निर्भर नहीं करती है, निर्भर करती हैं। कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इंटरडिसिप्लिनरी नेचर मीन्स की जो मैं कह रही हूँ, बस थोड़ा सा गलत बोल दिया कि ये सही है कि एक के ऊपर एक घटनाएं डिपेंड करती हैं एक के ऊपर जो हो रही हैं। जैसे कि गांधी जी ने, मान लो कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, नमक सत्याग्रह करा, तो उसके बाद क्या हुआ, वो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, उसी का परिणाम था कि क्रिप्स मिशन, ये सब आया, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी होता है आपस में। इट इज़ डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट विद सिमिलर फील्ड ऑफ स्टडी, नहीं डिफरेंस नहीं है, सेपरेट भी नहीं है, क्योंकि सोशल स्टडीज़ का ही एक पार्ट है, हिस्ट्री सिविक जोग्राफी एक ही का पार्ट है, तो सेपरेट नहीं है, तो ओनली फर्स्ट इसका आंसर है। इन द कंस्ट्रक्ट्स ऑफ करंट सोशल सिस्टम एंड फिनोमिना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग सोसाइटी बेस्ड ऑन रैपिड डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। येस, आप सब भी देख ही रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। कहाँ हमारे टाइम में 1-2 रुपये के सिक्के इतना वैल्यू रखते थे, चीज़ के लिए मिलते थे, बट अब तो 10 रुपये को भी आजकल के बच्चे नहीं पूछते। कॉम्प्लेक्सिटी, हेट्रोजेनिटी इन मैनी स्पेयर्स ऑफ लाइफ कैरेक्टराइज द करंट सोसाइटी। येस, दोनों ही ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट है, डिस्टेंस फ्रॉम फिंगर टिप्स ऑफ लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड विद आर्म आउटस्ट्रेक्ट इज नोन एज फेटम। ठीक है, अरे ये अभी हम मैथ्स में पढ़ेंगे, मैथ्स का है कि मतलब एक हाथ से लेकर एक हाथ की दूरी को क्या बोलते हैं, हैंड क्या होता है, क्यूबिट क्या होता है, फेटम क्या होता है, बताओ। वहाँ से क्वेश्चन कर दिया, नहीं तो कोई भी वो छोड़ के जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछ रखा है। विच एज ग्रुप चिल्ड्रन कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन। 8 to 10 ईयर्स के बच्चे फैक्ट और फिक्शन बता पाएंगे, क्या रियल है क्या नहीं, बाकी तो आप ऑप्शन से कर दोगे, ऑप्शन ईजी है। इन विच ईयर तमिल लैंग्वेज वर डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। पहले तमिल क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं थी, बट बाद में देखा गया कि जो अब तक हमारा जो सबसे ज़्यादा साहित्य है ना, जो हमारा लिटरेचर है अब तक का सबसे ज़्यादा, वो तमिल लैंग्वेज में ही है। तमिल में भी है, संस्कृत में भी है, तमिल में भी बहुत है, तो तब तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था 2004 में। ये 503 में है, और 3rd चैप्टर में ही है बल्कि 503 के।
ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग नो द टाइप ऑफ ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होते हैं जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कुछ नहीं होता. हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताने तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, स्केलेन ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं है. बाकी देखो ऐसा कुछ नहीं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है. जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है. बट ये टाइप ऑफ ट्रायंगल में है नहीं, इसलिए हट जाएगा ये. स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, जिसको तीनों साइड अलग अलग होती हैं, तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, तीनों एंगल अलग अलग होते हैं, वो स्केलेन ट्रायंगल होता है, विषम बाहु त्रिभुज. नेक्स्ट है डी आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस जिसकी दो साइड बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज. ठीक है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज. ये बी वाला नहीं है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ डाटा. कलेक्शन ऑफ डाटा के हिसाब से कौन सा सही है. बिल्कुल NIUS में से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उठा के दिया गया है. मतलब सीरियसली क्या बताऊँ, मैथ्स को तो छुआ भी नहीं था मैंने कि भाई मैथ्स तो मैं कर ही लूँगी, पता उसमें से बीच में से क्वेश्चन उठा रहे हैं. रन स्कोर बाय तेंदुलकर इन डिफरेंट इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट सीरीज आर दिस 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 दिस. गिवन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स रॉ डाटा. यस, रॉ डाटा है ये. ठीक है, ये तो रॉ डाटा, ये जब ऐसे उठा के सीधे डाटा दे दिया जाता है एन स्टेटमेंट फॉर्म में, उसको रॉ डाटा बोलते हैं. The students of class 5th are preparing for a picnic. Very nice. The class teacher asked to give their choice of fruits out of apple, orange, banana or guava, and then she noted the data collected in the statement is collected from secondary source. Obviously प्राइमरी सोर्स है बेटा. सॉरी, देखो फर्स्ट तो ठीक है रॉ डाटा, सेकंड प्राइमरी सोर्स है क्योंकि हमें बच्चों से जानकारी चाहिए ना, तो हम सीधे बच्चों से ले रहे हैं, तो ये प्राइमरी सोर्स है. सेकेंडरी सोर्स तो क्या होगा कि बच्चे अपने पेरेंट्स से पूछ के लाए फिर टीचर को बताए, तो वो सेकेंडरी सोर्स होगा. बट वो गलत है क्योंकि प्राइमरी सोर्स है. अगर प्राइमरी लिखा होता तो ये ठीक होता, अदरवाइज इसका डी ऑप्शन है, D1 ओनली 1. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एन एजुकेशनल एक्टिविटी इन एनवायरमेंटल स्टडीज. ठीक है, इट शुड बी सेफ फॉर स्टूडेंट. ऑब्वियसली इट शुड बी रियल लाइफ बेस्ड एंड एंजॉयबल फॉर द स्टूडेंट्स. वेरी नाइस. इट शुड इन्वॉल्व ऑल द स्टूडेंट्स. तीनों ही ठीक है, बढ़िया, अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए. द टर्म मदर टंग यूजली रिफर्स टू द लैंग्वेज स्पोकन एट होम. मदर टंग का मतलब है जो हमारे घर में लैंग्वेज बोली जाती है, सबसे ज़्यादा हमारी मम्मी के द्वारा बोली जाती है, वो है. ठीक है, आपको पता ही होगा मदर टंग मतलब जो हमारे घर में लैंग्वेज बोली जाती है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. द हिंदी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर डिलेक्ट ऑफ हिंदी. खड़ी बोली इज द फॉर्म ऑफ हिंदी विच वॉज यूज टू राइट लिटरेचर. नागरी हिंदी इज कंसिडर्ड टू बी स्टैंडर्ड हिंदी. हमें इसमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो नगरी हिंदी नहीं है, देवनागरी लिपि है हिंदी की. और खड़ी बोली वो नहीं है जिसमें लिटरेचर लिखा जाता था, नहीं, वो अब्दी ब्रजी जो है ना हिंदी की, उसमें लिटरेचर लिखा जाता था. खड़ी बोली में सिर्फ अमीर खुसरो ने ईजाद करी थी ये खड़ी बोली, और अमीर खुसरो ही मोस्टली इसका यूज़ करते थे. जैसे अभी हम जो बोल लेते हैं ना, दिल्ली में जो भाषा बोली जाती है और जो मैं बोल रही हूँ, जिस लैंग्वेज में आपको बोल के पढ़ा रही हूँ, ये खड़ी बोली है. बट लिटरेचर आपको इसमें नहीं मिलेगी. आपको लिटरेचर बहुत सभ्य वर्डों के साथ मिलेगी. जैसे एक गिलास पानी दे दीजिए, अभी बोलूँगी एक गिलास पानी दे दो, तो ये सही नहीं है. एक गिलास पानी दे दीजिए. आप आगे आइए, अबे आगे, जैसे हम बोलते हैं आगे आजा, आगे आजा कुछ नहीं होता, आगे आ जाइए, तो ये है. द हिंदी इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर डायलेक्ट ऑफ हिंदी. क्या ये इससे इन्फ्लुएंस नहीं होती, तो हाँ ठीक है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट इसका आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंग टू द टिबेटो बर्मन फैमिली. बोडो और मिजो दोनों ही. ठीक है, हम इसके ये फैमिलीज़ पढ़ेंगे. बहुत सारी लैंग्वेज हैं फैमिलीज़ के, जिसमें द्रविड़ भाषा आती है, ईस्ट इंडियन एंग्लो लैंग्वेजेस आती है, अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन कुछ समथिंग ऐसे लैंग्वेज आती हैं. तो टिबेटो बर्मन फैमिली का पार्ट पूछा है, तो बोडो और मिजो दोनों ही है. कोने की साइड तिब्बत की साइड में उधर ही बोली जाती है, वहीं से ली गई है. बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेंथ ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़. की क्या स्ट्रेंथ नहीं है. आज चैप्टर बिगन्स विद की क्वेश्चन, और बच्चों को कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, थिंक करवा रहे हो, अच्छी बात है, अच्छा है. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज आर ऑर्गेनाइज थीमिकली. हाँ, थीम में बांटा हुआ है, ठीक है. ये भी कॉन्टेंट्स ऑफ द एनवायरमेंटल स्टडीज आर नॉट ड्रॉन फ्रॉम द चिल्ड्रंस ओन एनवायरमेंट. तो गलत है ना, बच्चों के एनवायरमेंट है, बच्चों के ही द्वारा नहीं करवाओगे तो गलत है चीज़. सी रहेगा इसका आंसर. ठीक है, नॉट आ, नेगेटिव आंसर रहेगा. इन द कंसेप्ट ऑफ फोनिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. दिस इज यूज टू टीच चिल्ड्रन द नेम्स ऑफ द लेटर, और दिस इज यूज टू चिल्ड्रन द साउंड्स ऑफ लेटर. यस, तो सेकंड है इसका आंसर. जो हमारे फोनिक साउंड होते हैं, तो बच्चों को नेम नहीं बताना लेटर का. जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बी, BC, ABCD बताना हमारा मतलब नहीं होता. वैसे अब पढ़ाते तो हम ऐसे ही हैं स्कूल में, बट हमारा मतलब ये नहीं है ABCD, D ये क्या है, E ये क्या है, F नहीं. हमें बच्चों को फोनिक साउंड बताने होते हैं. जैसे A फॉर एप्पल, ए एप्पल, ए, तो इसका फोनिक साउंड क्या है, ए. B फॉर बॉल, ब बॉल, ब, तो इसका साउंड क्या है, ब. तो
तो हमें ऐसे फोनिक साउंड बताने होते हैं बच्चों को इनसे, ये फोनिक साउंड, बल्कि हमारा ये मोटिव नहीं होता नाम बताइए क्या बी, ये क्या बताए सी, हम जैसे बच्चे से पूछते भी नहीं ये क्या है डी, तो बच्चों को ये नहीं बुलवाना चाहिए डी है, बुलवाना चाहिए डा। इसे क्या पढ़ेंगे डा, क्योंकि आगे जाके बच्चों को उसको डी नहीं पढ़ना, डा पढ़ना है। जैसे कि डा से कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तो डॉग है तो डॉग ये पढ़ेंगे डियोग, डी ओ जी, डियोग। पता नहीं हमारा तो क्या ही सिस्टम है, क्या पढ़ाते हैं डी ओ जी डॉग, ऐसे रटना सिखा देते हैं। खैर, तो बच्चा जब भी डी को देखेगा तो उसको डी थोड़ी पढ़ेगा, कि डीग, डॉग, डियोग, है ना, ड पड़ेगा, डॉग, डॉग साउंड पड़ेगा। तो सेकंड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, डैमेज कॉजेज प्रॉब्लम इन स्पीच कॉम्प्रहेंशन। तो वेरेनिकाज एरिया, ये बहुत सारे एरियाज हैं, ये भी पढ़ना है हमें। वर्निकाज एरिया की वजह से स्पीच कॉम्प्रहेंशन में प्रॉब्लम आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, आ गोल टू बी रीच, यस होना चाहिए। आप फेल डिफिकल्टी नीड टू रीच द गोल, हाँ डिफिकल्टी होनी चाहिए, अदरवाइज आप सिंपल सा टास्क दे दोगे तो हर बच्चा करके बैठ जाएगा, सीखेगा ही क्या। रीचिंग द गोल और अराइविंग एट सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एट हैंड, तीनों ही ठीक है, तीनों ही प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के फीचर्स हैं। Which of the following statement does not represent the concept of measurement in our daily life? The length of cloth required to make the shirt, the weight of vegetable or groceries required to be purchased from daily market। देखो दोनों ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट का हमारे डेली लाइफ में कर रहे हैं। क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक अ शर्ट, तो डेली में नहीं आता है, ये मेजरमेंट का नहीं है। वेट है वेजिटेबल का, ये भी नहीं है, तो ये मेजरमेंट नहीं कर रहे। जैसे 1 किलो 3 किलो 5 किलो कुछ बात नहीं हो रही है, 3 मीटर कपड़े की बात नहीं हो रही है, 5 किलो वेजिटेबल की बात नहीं हो रही है, तो ये मेजरमेंट का नहीं है, सिर्फ बता रखी है बातें, तो ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अंडर द सोशल साइंस सब्जेक्ट, बताने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये पार्ट है हमारी सोशल साइंस के, मैथ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग रूलर एंड कंपास, रूलर एंड कंपास से हम क्या बनवा सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट, यस बिल्कुल। एक लाइन बच्चों से खिंचवा लो, दोनों उसको बोलो कि इसको दोनों तरफ से बराबर भागों में बांटो, जहाँ पे लाइन मिलेगी काट दो, आपका बाइसेक्टर बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल बनवा सकते हैं रूलर और कंपास से। एन एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री, इट मल्टीप्लाई एंड सब मल्टीप्लाई। आपने अगर 10th क्लास पढ़ी है, वैसे ऑब्वियसली पढ़ी होगी अगर आप यहाँ पर हो, 9th और 10th में आपको डी की मदद से नहीं, कंपास की मदद से एंगल बनाने सिखाए जाते हैं कि आप पहली कोई भी लाइन खींचो और एक बिंदु पे रख के प्रकार मारो, तो जो वहाँ पे भी आप प्रकार मारोगे उसको लाइन से मिला दो, तो पहला एंगल 60 डिग्री का बनता है। और इसी से आप 120 डबल कर दो तो 120, और आधा कर दो तो 30 डिग्री, ऐसे एंगल बनाते हैं। तो दोनों ही पॉसिबल है रूलर और कंपास से, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है, पियाजे मेक्स 2 क्लेम्स अबाउट थिंकिंग इन द पीरियड आफ्टर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, विच ऑफ इज नॉट करेक्ट। डेवलपमेंट चेंजेस कंटिन्यू थ्रू अर्ली एडोलेसेंस, नहीं, डेवलपमेंट चेंजेस कंटिन्यू थ्रू अर्ली एडोलेसेंस, नहीं एडोलेसेंस में आके चेंज होते हैं, नॉट करेक्ट। पहला तो सही है, फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये भी ठीक है। अच्छा, हमसे पूछा है कि क्या करेक्ट नहीं है, तो दोनों ठीक है, सही बातें बोल रखी है इन्होंने। कंक्रीट के बाद ही तो चेंज होते हैं एडोलेसेंस में, एकदम से शरीर में चेंज आने लगता है, लड़कों की दाढ़ी मूछें आने लगती है, एकदम से वेट बढ़ने लगता है, आवाज़ भारी हो जाती है, तो ठीक है। फॉर्मेटल स्टेज लास्ट होती है, तो ठीक है। अच्छा, तभी इसका आंसर है नेदर फर्स्ट नॉर सेकंड, कौन सा गलत नहीं है, तो ना तो फर्स्ट गलत है ना सेकंड गलत है, दोनों ही ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। द इफेक्ट्स ऑफ अर्ली एंड लेट मैच्योरेशन आर डिफरेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली मैच्योरिंग बॉयज इज नॉट करेक्ट। तो पता है जल्दी से मैच्योरेशन में होते हैं, लड़कों में थोड़ा लेट मैच्योरेशन आता है, लड़कियों में जल्दी आता है। तो क्या है, हैव फीलिंग्स फॉर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंसी, ये स्टार्टिंग की एज में नहीं आती है, बाद में आती है, बाद वाले एडोलेसेंस में आती है, पहले नहीं आती, तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सालबसाना, सलाबासन की क्या है, डाइजेशन के लिए करता है, ट्यूमर को क्योर करता है, डिजीज ऑफ लंग्स, ठीक है, तीनों ही ठीक है, मुझे पता नहीं है वैसे। हु वाज द फर्स्ट आर्टिस्ट टू डॉक्यूमेंट अ चाइल्ड इन अ बॉम्ब, लियोनार्डो दा विंची। फर्स्ट आर्टिस्ट था जिसने डॉक्यूमेंट बनाया था चाइल्ड को एक बॉम्ब में, तो लियोनार्डो दा विंची था, लियोनार्डो दा विंची, जिसने वो मोनालिसा बनाई ना, लियोनार्डो दा विंची यही था। इन क्रिकेट जनरली टेस्ट मैच इज प्लेड फॉर 5 डेज, ये तो हम सबको पता है, 5 दिनों तक एक टेस्ट मैच खेला जाता है। हम बढ़िया हैं, टेस्ट मैच बढ़िया खेलते हैं, साउथ अफ्रीका से थोड़ा है बस, बाकी बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, ऑटिज्म के लिए क्या बच्चे की हेल्प कर सकता है, तो ड्राइंग, क्योंकि क्लास आर्ट, ग्रेफिटी, पॉप आर्ट सिखाना ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, बट ड्राइंग अच्छे से कर सकते हैं और करवा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द हेल्थ, इनकम एंड सोशल स्टेटस, और क्या, पैसे ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से, फिजिकल एम्पावरमेंट बिल्कुल, हेल्थ केयर सर्विसेज, तीनों ही इफेक्ट करती हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट्स इन इंडिया, भीमबेटका केप्ट पेंटिंग इन द एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न एज, नो मॉडर्न एज का थोड़ी है, तो एंशियंट से चली आ रही है,
फर्स्ट गलत है, मॉडर्न एज थोड़ी। वो चालुक्य थे जब राष्ट्रकूट वगैरह, तब भीमबेटका की गुफाएं में हुआ था ना ये पेंटिंग, तो मॉडर्न एज नहीं है, ये तो एंशियंट है। राष्ट्रकूट, चालुक्य, चालू, चोल, पांडे, चेर, ये थे तब। इंडस वैली कल्चरल आर्ट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोटो हिस्ट्री, यस, जिसको हम अभी तक पढ़ा नहीं सकते हैं, वो प्रोटो हिस्ट्री है। सील्स प्रोवाइड द ट्रेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंडस वैली सिस्टम सिविलाइजेशन, यस, दोनों ठीक है। सेकंड एंड थर्ड ठीक है, फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट का एंशियंट आना चाहिए। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्कूल गार्डन्स कैन प्रोवाइड अ प्लेस फॉर चिल्ड्रन टू लर्न एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, हाँ भाई सही है, सही है, फर्स्ट सही है। द ग्रीनिंग ऑफ स्कूल ग्राउंड्स इज नॉट ओनली फॉर द करिकुलर एंड हेल्थ पर्पजेज, इट इज ऑल्सो फॉर द इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर प्लैनेट। और क्या भाई, दोनों सही है, हमें बचाना नहीं है क्या? ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा चलती जा रही है तो हेल्थ पर हमारी दिक्कत होगी नहीं क्या? अभी मान लो मेरे को चक्कर आने लग गए, बुखार आ जाए, क्या मेरा मन लगेगा पढ़ने पढ़ाने में? नहीं, कुछ भी नहीं। तो अभी वैसे मेरे को कोल्ड हो रखा है, बस पढ़ा रहे हैं हम, बट यही चीज़ अगर स्कूल में हो, बच्चे के साथ हो, तो बच्चे नहीं डील कर पाएंगे ना। तो ये स्कूल की जो ग्रीनिंग है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के हेल्थ पर्पज़ के लिए भी है कि हमारी प्लेनेट को थोड़ा सा हम सस्टेन कर सकें। नेक्स्ट है द शेप ऑफ द पोस्चर ऑफ विच आसन रिजेंबल अ प्लग, जिसमें एक प्लग जैसा होता है तो वह हलासन, मतलब भाई खेत की जैसी मुद्रा आ जाती है तो वह हलासन। नेक्स्ट है द इनिशियल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 ऑफ इंडिया डिफाइन अ बॉय डैश इज एज अ जुवेनाइल, 16 साल बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, वो जुवेनाइल में काउंट होता है। विद रिस्पेक्ट टू हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर नीडेड टू बी मेड इन द स्कूल? प्रॉपर एंड कंटिन्यू सप्लाई ऑफ वाटर, और क्या? चाइल्ड फ्रेंडली वॉश बेसिन एट मैक्सिमम पॉसिबल हाइट, नहीं, इतनी ऊंची, अगर बच्चे इतनी ऊंची हाइट पे वॉश बेसिन लगा दोगे तो बच्चे धोएंगे कहाँ पे हाथ? पागल हो क्या? फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट करो बच्चे के लिए, सेकंड मत करो, सेकंड थोड़ा हाइट कम करो। नेक्स्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ इमोशन एंड हाइटेंडेड इमोशनली इन एडोलसेंस हैज बीन रिपोर्टेड बाय लेडसन एंड रिचर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एडोलसेंस? अच्छा, हम देखो फालतू की लाइन है, इतना ध्यान रखना है कि किशोरावस्था में क्या होता है, इसमें अपना दिमाग लगाओ, पढ़ा हुआ भी नहीं है तो भी कर सकते हैं। क्या किशोरावस्था में होता है? फीलिंग ऑफ चीयरफुलनेस, यस मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। इग्नोर करें तो एकदम से नर्वस हो जाते हैं, सही बात है। अनश्योर अबाउट सर्टेन थिंग्स, हाँ आज मुझे हीरोइन बनना है, कल पायलट बनना है, ये चीज़ें चलती रहती है, तो तीनों ही है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है इन व्हाट वे अ सक्सेसफुल फिजिकल हेल्थ प्रोग्राम शुड हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग, क्या हेल्प करेगा? हेल्दी ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स, वेरी नाइस। केयर फॉर देयर बॉडी, ग्रूमिंग करना, ये क्लीनिंग, वेरी नाइस। हाउ टू रिस्पॉन्स टू अदर पीपल्स इमोशनल रिएक्शन, नहीं ये नहीं करेगा। पहली बात तो फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है तो इमोशनल को वाला तो काट ही दो, फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड स्लीपिंग हैबिट्स, सो टाइम से उठो, खाओ पियो, बढ़िया नाचो गाओ, फिजिकल फिट रहो। The identity contact among adolescents is considered to fall into two major domains. The interpersonal domain consists of which of the following? ये क्वेश्चंस है, बहुत सारी चॉइसेस है हमारे लिए, बट अभी हम क्वेश्चन पे ध्यान करते हैं। एडोलसेंस में हम दो मेजर डोमेन के ऊपर रहते हैं, इंटरपर्सनल डोमेन, तो वो क्या हो सकता है? इंटर चॉइस रिलेटेड टू रीजन, चॉइस रिगार्डिंग करियर, चॉइस रिगार्डिंग फैमिली, और चॉइसेस रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। पहली बात तो देखो रिलीजन और पॉलिटिक्स का उस उम्र में कोई लेना देना है नहीं, करियर और फैमिली का होता है। बट हमसे पूछे कि क्या इंटरपर्सनल डोमेन होते हैं, ठीक है, क्या इंटरपर्सनल डोमेन है, तो हमारी जो चॉइसेस है ना वो फैमिली के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, भले वो बच्चा कुछ और बनना चाहता है बट उसके ऊपर प्रेशर है डॉक्टर बनने का, तो ये क्या है? चॉइसेस रिगार्डिंग फैमिली है। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मतलब मेरी मम्मी है, उनको मेरे से कोई उम्मीद ही नहीं है कि मेरा कोई एग्जाम क्लियर होगा या जो भी है, मेरी कभी नौकरी लगेगी भी, कोई मतलब नहीं है। अब अगर मैं उनकी ये चॉइस अपना लूँ, हाँ ठीक है मैं पेपर ही देना छोड़ दूँ, मैं पढ़ूँ ही ना, तो ये क्या होगा? चॉइसेस रिगार्डिंग फैमिली होगा, ठीक है। सो ये है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मैकॉबाय, फीमेल इंटरेक्शन टिपिकली फोकस ऑन द बिल्डिंग ऑफ इंटरपर्सनल कनेक्शन, द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्टेटस, ठीक है। तो पता नहीं क्या है ये, मैकॉबाय पढ़ा नहीं है मैंने। फीमेल इंटरेक्शन क्या होता है? द बिल्डिंग टू इंटरपर्सनल कनेक्शन, द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल स्टेटस, तो इंटरपर्सनल कनेक्शन होता है फीमेल इंटरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन हैज़ बीन अप्रोच्ड मेनली फ्रॉम 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव विच आर साइकोमोट्रिकल अप्रोच, डेवलपमेंट और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, तीनों ही है ये। ह्यूमन कॉग्निशन के लिए ना 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताए गए हैं। तो हमारे एक साइकोमेट्रिक अप्रोच है जो साइकोलॉजिकल ठीक होती है, सेकंड जिस एनवायरनमेंट में हम बड़े होते हैं जो हमारा डेवलपमेंट होता है, तीसरा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे हो रही है। जैसे पहले मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते थे,
क्या होता था, लड़की छज्जे पे आके खड़ी होती थी, लड़का गली के चक्कर लगाता था, ये होता था क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई सोर्स नहीं था। फिर धीरे धीरे अब क्या होता है, अब इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जो टेक्निक है, अप्रोच चेंज हो गई है। अब भाई इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दो, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप से कर दो, फेसबुक है, कितने सारे हैं, कितनी सारी चीज़ें आ गई है। अब घंटों घंटों बात कर सकते हैं, पहले हफ्ते 1 महीने 2 बार मिलना कुछ समथिंग होता था, बट अब तो एक दिन में 6-6 7-7 घंटे बात करते रहते हैं, जो भी टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। तभी आज का यूथ खराब हो रहा है। खैर जो भी है, तो ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है जिसमें अब चेंज आ रहे हैं, तो एक कॉग्निशन के लिए ये 3 चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन एथलेटिक्स मीट। एथलेटिक्स मीट के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एथलेटिक्स की मीट करें, स्टॉप वॉच बिल्कुल, किसने कितने टाइम में करा, फिनिशिंग पोल्स चाहिए, क्लिप बोर्ड चाहिए, स्कोर शीट चाहिए, चारों ही चाहिए, चारों ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट अबाउट 5 महाभूतास प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंस, अक्ष, सबटेलनेस, वायु, टच, पृथ्वी, हैवीनेस। अच्छा, जो 5 हमारे जो होते हैं कि हम जल, वायु, अग्नि, भूमि, इन सबसे मिलके बने, तो अक्ष, वायु, पृथ्वी तीनों हैं, तीनों ही ठीक है, 2 मिस रह गए। टेबल टेनिस गेम वाज इन्वेंटेड इन विच कंट्री, इंग्लैंड। टेबल टेनिस भी बना था इंग्लैंड में, और क्रिकेट भी इंग्लैंड में बना था, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, टेबल टेनिस इंग्लैंड में था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। देखो हम पढ़ चुके हैं, प्लीज गलत मत करना। इट सीक्स टू प्रोवाइड इक्वालिटी एजुकेशन इंक्लूडिंग लाइफ स्किल्स। यस, बाद में इसमें लाइफ स्किल जोड़ी गई थी, है ना, पहले नहीं थी बट बाद में जोड़ी गई थी, हमने पढ़ा है। द प्रोग्राम कॉल्स फॉर कम्युनिटी ऑनरशिप ऑफ स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन। यस, अभी शासन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है ना, 7वां चैप्टर है शायद, उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो दोनों ही ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ कैन कम्युनिटीज़ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन एजुकेशन पार्टिसिपेशन। कम्युनिटीज़ जो है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम कैसे करती है। देखो ये मैंने ये भी पढ़ा रखा है, फर्स्ट बुक में से ही है कि जो एक कम्युनिटी है, जैसे वो सारे काम कर रही है एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, बच्चों के करने के लिए, बट फिर भी कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं जो उनको फेस करनी पड़ती है, तो वो समस्याएं क्या होती हैं अलग से बताओ। देखो इसको पढ़ा रखा है, उसमें से क्वेश्चन है। लो एनरोलमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बिल्कुल बच्चे आते नहीं, ड्रॉपिंग आउट ऑफ द चिल्ड्रन, ज़्यादा छोड़ देते हैं। इसमें ये भी पढ़ा था कि 5 साल के बाद, मतलब सॉरी 5वीं क्लास के बाद से मोस्टली लड़कियों को घर में बिठा दिया जाता है। फिर है पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रन। तीनों ही फैक्टर हैं, तीनों ही हमें प्रॉब्लम है जो कम्युनिटी को फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी कैन बी ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वेशन। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा अच्छे से पर्सनैलिटी होगी। प्रोजेक्ट, कम्युनिकेटिव, रिकॉर्ड, क्वेश्चनियर से कैसे पर्सनैलिटी डेवलप हम करेंगे, ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा अच्छे से होगी। इन विच ईयर द नेशनल कांग्रेस फॉरवर्डेड द नीड ऑफ नेशनल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। 1906 में मैं बताती हूँ, नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी, तो 1905 में आपको पता है बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसके बाद 1906 में इन्हें कहा था कि नेशनल एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों के लिए, 1906 में, ठीक है। देयर हैज़ अ ट्रेडिशन इन इंडियन सोसाइटी दैट कम्युनिटी कंट्रीब्यूट्स वॉलंटरी फॉर गुड सोशल कॉज। हैज़ देते हैं सब चंदा वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ दैम, फ्री लेबर टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग और कंट्रीब्यूशन इन मटेरियल फॉर्म। दोनों तरीके से कुछ भी प्रोवाइड करवा दो, हेल्प ही होगी भाई, वॉलंटरी हेल्प कुछ भी कर दो, दोनों ठीक है, बहुत फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट है, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द एजुकेशन कमीशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ। ये हमने फर्स्ट NIOS लर्निंग सीरीज़ की सेकंड बुक में ही पढ़ा हुआ है, सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड जो वीडियो उसमें ही पढ़ा हुआ है। जो एजुकेशन कमीशन है उसकी ये लाइन है, ठीक है, कि क्लासरूम में पढ़ रहा है हमारा इंडिया आने वाला। तो ये बताओ, मैं ऑप्शन में दे रही हूँ, ये मुदालियर कमीशन है या कोठारी आयोग है, दो में से एक है, कोठारी आयोग है, मुदालियर आयोग है। किसको एजुकेशन कमीशन बोला जाता है, शिक्षा आयोग किसे बोला जाता है, आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है, मुदालियर आयोग या कोठारी आयोग, किसकी बात हो रही है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचिंग लर्निंग मैथड रिलेटेड टू वर्क एजुकेशन। वर्क एजुकेशन से रिलेटेड मेथड कौन सा है, ऑब्जर्वेशन मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो दोनों ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज लॉन्च बाय NCERT। तो NCERT ने कौन कौन सा प्रोग्राम लॉन्च करे थे, तो स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर, तो स्पॉट करा था। DPEP आपको पता है NCERT का काम नहीं है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट का काम है, उसने स्टार्ट करा था 5 जिलों में, फिर उसको पूरा नेशनल लेवल पे कर दिया। सर्व शिक्षा अभियान भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने करे हैं, बट NCERT का प्रोग्राम ए है, ओनली ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोरल फंक्शन ऑफ टीचर लीडरशिप। लीडरशिप के लिए टीचर की जो लीडरशिप है उसका मोरल फंक्शन क्या है, इट रिलेट्स टू द शेयर्ड सिस्टम ऑफ वैल्यूज। यस, द टीचर लीडर्स प्रोफेशनल वैल्यूज डीलिंग विद द स्टूडेंट जुडिशरी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड एबिलिटीज एज इज द कलीग्स वैल्यूज एज वेल। मतलब इसका मतलब क्या है कि टीचर जो है उनकी जो जहाँ से बच्चे आ रहे हैं उनके बैकग्राउंड को देखे बिना उनकी एबिलिटीज़ पर वैल्यूज़ को जज करे, उनमें प्रोफेशनल वैल्यूज़ उनके अंदर लाए, कलीग्स के अंदर साथ ही साथ, जैसा कि है
तो दोनों ही ठीक है, मोरल फंक्शनल दोनों ही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ बिकम ऑपरेशनल सिंस 2010। आपको भी पता है राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, संसद में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है एसएसए सर्व शिक्षा अभियान हैज़ बीन द व्हीकल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी एक्ट बेस्ड ऑन द कमेटी रिपोर्ट अनिल बोडिया। ये आई गेस में शायद वीडियो में बोलना नहीं, भूल नहीं सकती, मैंने बोला होगा क्योंकि ये जो लाइन है ना मैंने इसको अंडरलाइन भी कर रखा है क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अंडरलाइन करी हुई है। सर्व शिक्षा अभियान है जिसको आरटीई में बाद में डाल दिया गया था, ठीक है, बट सर्व शिक्षा अभियान ने पहियों का काम करा आरटी एक्ट के लिए। तो कमेटी रिपोर्ट किसने तैयार करी थी? तो अनिल बोडिया ने करी थी। ठीक है, ये नाम है उसमें, याद है मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पस ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का पर्पस क्या है? क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चे को, क्यों स्कूल में भेज रहे हैं, क्या है एजुकेशन? पहले तो लड़के जाते थे, अब लड़कियां भी जा रही हैं। सबको अपने बच्चे पढ़ाना है, सबका, सारे पेरेंट्स चाहे गरीब से गरीब हो चाहे अमीर से अमीर हो, सबका एक ही मोटिव है, अच्छी एजुकेशन दिलानी, अच्छी एजुकेशन। तो भाई अच्छी एजुकेशन है क्या? एजुकेशन का पर्पस क्या है? बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू प्रोड्यूस मेयर स्कॉलर, यस, स्कॉलर पैदा करना नहीं है। टू स्प्रेड हेटेड इन द सोसाइटी, सोसाइटी में नफरत फैलाना नहीं। तो सेकंड तो नहीं है, कैसे भी फर्स्ट है इसका आंसर, स्कॉलर पैदा करना नहीं है। बट नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिसिप्लिन? डिसिप्लिन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? फॉर पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्रियल रीजन डिसिप्लिन हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रेजेंट सोशल स्ट्रक्चर। बिल्कुल, सारे एक चीज़ पे बिल्कुल डिपेंड हो चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। वन ऑफ द डेंजर्स ऑफ डिसिप्लिन इज दैट द सिस्टम बिकम मोर इंपॉर्टेंट दैन द ह्यूमन बींग्स हु आर एनक्लोज्ड इन इट। हाँ, डेंजर डिसिप्लिन का क्या है कि हम सिस्टम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग। मतलब ह्यूमन बींग से ही तो हमारा सिस्टम बनता है, इंसानों से ही तो सिस्टम चलाता है, सिस्टम थोड़ी इंसानों को चलाता है, इंसान सिस्टम को चलाते हैं। बट कभी कभी हम क्या करते हैं, सिस्टम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं ह्यूमन बींग से ज़्यादा। तो ये दोनों ही ठीक है डिसिप्लिन से रिलेटेड। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड फीस अदर फीस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल रन बाय गवर्नमेंट चार्ज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स। नहीं, कहाँ लेते हैं भाई, फ्री है एजुकेशन, पागल हो क्या? 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है। 10वीं में जाकर के 9वीं 10वीं में चार्ज लेते हैं बच्चों के लिए, बोर्ड में, उसके लिए। गवर्नमेंट एडेड स्कूल चार्ज फीस एज फिक्स बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ओनली। सेकंड ठीक है, एडेड स्कूल के पास राइट होता है कि गवर्नमेंट ने जो एग्जाम फीस फिक्स करी हुई है उनको देनी पड़ेगी। जैसे मैं भी एडेड स्कूल में पढ़ी हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल की कुछ भी फीस नहीं जाती थी बच्चों की, उसके बाद 30 रुपये 60 रुपये जाती थी, बट हमारे को 500-600 रुपये देने पड़ते थे क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स करे थे। बट ये भी कंपैरिजन टू प्राइवेट स्कूल बहुत कम थे क्योंकि 3-4 महीनों के कुछ पैसे होते थे, 300-400-500 रुपये, ना कि पूरे साल के या पूरे महीने के। इंटरव्यू इज द टूल एंड टेक्निक ऑफ असेसमेंट। आपको ऑप्शन से पता होगा, पता ही होगा, नहीं ज़रूरत बताने की। इंटरव्यू इज द टूल एंड टेक्निक ऑफ असेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनफॉर्मल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? इनफॉर्मल, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में तो फॉर्मल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मल है, विलेज एजुकेशन कमेटी फॉर्मल है, डोनेशन ऑफ लैंड इनफॉर्मल है। डायरेक्ट रूप से ना करके आप कुछ ना कुछ कमेटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वो इनफॉर्मल है। नेक्स्ट है द स्कूल कैन परफॉर्म बेटर इफ देयर इज क्लोज लिंकेज बिटवीन द स्कूल एंड कम्युनिटी। येस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एस्टैब्लिश दिस? पेरेंट्स एंड स्कूल टू कम्युनिकेट रेगुलरली एंड क्लियरली। हाँ, पेरेंट्स भी योगदान दे सकते हैं। स्कूल आओ, सफाई वफाई करो, जो ज़रूरत है बताओ, सारी चीज़ें बताओ, योगदान दो अपना साफ रखने में सब कुछ। टीचर्स गाइडिंग एंड एडवाइजिंग पेरेंट्स, टीचर भी पेरेंट्स को समझा सकता है, भाई लड़कियों को भी पढ़ा लो, लड़की पढ़ाओगे तो पूरा घर पढ़ाओगे, लड़का पढ़ाओगे तो लड़के तक ही पढ़ाई रहेगी, लेकिन एक लड़की पढ़ेगी तो पूरा घर संभालेगी, घर को पढ़ाएगी। तो समझा सकते हैं, साफ रख लो चीज़ें, बाल विवाह सती प्रथा क्या बकवास, हटाओ सारी चीज़ें। बी है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच इन द कंसेप्ट ऑफ टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन? तकनीक, तो अभी आपने पढ़ा टूल एंड टेक्निक क्या है, इंटरव्यू। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन एक टूल है, क्वेश्चनियर एक टूल है, कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड भी एक टूल है इवैल्यूएशन को करने का, लेकिन इंटरव्यू एक टेक्निक है। तो ऑब्जर्वेशन से क्या है, फाइंडिंग न्यू डिस्कवरीज। क्वेश्चनर क्या है, स्कॉलर थीसिस नहीं, नोइंग द बिहेवियर। इंटरव्यू ठीक है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिवोल्ट? वॉयलेंट रिवोल्ट और इंटेलिजेंट रिवोल्ट, दोनों ही हो सकते हैं। जो 1857 की हमारी क्रांति हुई थी वो वॉयलेंट रिवोल्ट था, इंटेलिजेंट क्रोंट IQ बन के आ गया तो इंटेलिजेंट रिवोल्ट था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप? क्या है ये? मैन पावर रिक्वायरमेंट और सोशल डिमांड, दोनों ही है। मैन पावर रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, बच्चों के पेरेंट्स इसमें 75% तक इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों ही ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड।
सो इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर हमने करा, इतनी बड़ी वीडियो बन गई है आज, मैं भी थक गई बोलते बोलते। क्या निकला कंक्लूज़न, क्या कंक्लूज़न निकला? तो कंक्लूज़न ये है कि बाय चांस आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो आपने देखा कि बहुतों का आंसर, मोस्ट ऑफ द का आंसर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड था, बोथ फर्स्ट ऑफ सेकेंड। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मतलब बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, तो आप रिस्क ले सकते हो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड चूज़ करने का, ठीक है। जो क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, ये नहीं भी आप हर क्वेश्चन में लगाए आओ, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेसन हो सकता है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।